हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। इंडियन इकोनॉमिक्स और बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। आप सब जानते हैं कि भाई इसका कितना वेटेज है। इकोनॉमिक्स इस मॉनेटरी पॉलिसी के बिना अधूरी है। और आप अगर किसी भी आईबीपीएस एग्जाम को देने जाते हैं या एसएससी के एग्जाम को देते हैं या बैंकिंग का कोई अदर एग्जाम होता है, सभी में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत पूछा जाता है। ये सब आप जानते हैं। लेकिन जहां इंटरव्यू बैंकिंग में अगर हम देखें, आईबीपीएस पीओ का हो या फिर एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का हो या एसओ का हो, एसबीआई का पीओ का इंटरव्यू हो, सभी में ऐसा हो नहीं सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल ना पूछा जाए। के बिना बैंकिंग का इंटरव्यू भी अधूरा है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए समझनी चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते ही हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे। हमारी कोशिश रहेगी कि आसान भाषा में आपको मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको आपके दिमाग में फिक्स कर सकें। हमारी कोशिश यही रहेगी। आपने चाहे मॉनेटरी पॉलिसी पहले कभी पढ़ी हो, तब भी आपको यहां पर बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। और अगर आपने कभी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो फिर आज आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ पहली बार में ही समझ में आने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो हमारी आरबीआई बनाती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब बात सवाल ये है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी तो बनती है, बट इसमें ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से वह काम कैसे करती है, जिसकी मदद से कि मार्केट से पैसे को उठाती है, महंगाई को आरबीआई कंट्रोल करती है। तो सारी बातों के जवाब आपको इसी लेक्चर में मिल जाएंगे कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल कैसे करती है। क्या भाई? तो यहां पर कुछ टूल्सों के नाम हमने आपको पहले ही मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि बैंक रेट है, जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, एमएसएफ है, एसडीएफ है। इन सब के बढ़ जाने से या इनके घट जाने से मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। लास्ट में जैसे हम इन सब चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारे आज का मॉनेटरी पॉलिसी जो लेक्चर रहा है, इस पर ही बेस्ड बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, नाबार्ड हो, आरबीआई हो या फिर यूपीपीएससी का कोई एग्जाम हो। उन सभी में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लास्ट में चल करके दिखाएंगे। तो सब्र के साथ आप हमारे साथ बनिएगा। बहुत इत्मीनान से हम यहां पर ये समझेंगे कि मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है। मौद्रिक नीति के बारे में सबसे पहली बात आपको बताएं कि ये कौन बनाता है। तो इसको बनाने का काम है आरबीआई का, और इसे हमेशा से आरबीआई बनाता चला आ रहा था। लेकिन इसको चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी को बना रहा था आरबीआई, तो दोनों के बीच 2016 में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? उस समय पर आरबीआई के एक गवर्नर हुआ करते थे, शक्तिकांत दास। फिलहाल है शक्तिकांत दास, लेकिन उस समय पर जो हमारे गवर्नर थे आरबीआई के 2016 के समय पर, आपने नाम सुना होगा रघुराम राजन। रघुराम राजन के द्वारा इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया गया। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी से हमारे वित्त मंत्री उस समय के इससे खुश नहीं थे। तो इन्होंने, जो कि उनका नाम अरुण जेटली था, आप जानते हैं, उन्होंने इन रघुराम राजन से कुछ कहा कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी में अपने मन की बातें यहां पर डाल दी हैं, अपने अनुसार इनको बढ़ा लिया है, घटा लिया है। बढ़ाने बढ़ाने का क्या इंपैक्ट होता है ये तो हम समझाएंगे, लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच में इस बात पर कहा सुनी यानी बहस हुई, जिसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी अब बनाती है हमारी आरबीआई और साथ में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें दो लोग मिलकर के बनाते हैं। इस कमिटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। 2016 से अब फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ही मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। और इस कमिटी की जो मीटिंग्स होती हैं वो 4 से 6 बार मीटिंग होना अनिवार्य है और होती भी। पहले इस काम को कौन करता था? आरबीआई। देखिए, अब आपसे प्रश्न जैसे पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, ऑप्शन में आरबीआई होता है, आरबीआई आपको टिक करना है। अगर ऑप्शन में आरबीआई नहीं है तो वहां पर हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो। मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे,
लेकिन यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसके बारे में एक बार यहां पर देख लीजिए, और वो क्या है यहां पर हमने किताबी लैंग्वेज को लिया हुआ है, लेकिन हम आपके सामने किताबी लैंग्वेज को अवॉइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कैसे समझना है। तो सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इन मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से आरबीआई मार्केट में जो महंगाई होती है उसे कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर महंगाई कंट्रोल रहेगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है इसके बारे में हम यहां पर बारी बारी से समझेंगे। आपको हमने बता दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से मार्केट में जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, उसे आरबीआई कम या ज्यादा मींस की कंट्रोल करती है। ये बात आपको याद रखनी है, कंट्रोल करती है। अब यहां पर हमें समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसे कब फॉर्म किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई गई, क्योंकि दोनों के बीच, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता था वो हमारा केवल और केवल आरबीआई बनाता था, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बहस हुई रघुराम राजन और किसके बीच में, अरुण जेटली के बीच में, जिसकी वजह से सरकार ने कहा कि अब हमारे भी लोग इसमें शामिल होंगे। जो मॉनेटरी पॉलिसी आप बनाएंगे इसमें वोटिंग के आधार पर रेट्स को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, इसमें हमारा भी योगदान रहेगा। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया 27 जून 2016 को। कब बनाया गया है? 27 जून 2016 को। और हमारा जो एक्ट है 1934 का, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 है, इसमें एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और इसमें अमेंडमेंट करके 45Z भी जोड़ दिया गया। और इस 45Z में लिखा गया कि अब से भारत के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के कुछ सदस्य और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ सदस्य मिलकर के बनाएंगे, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जानेंगे। अगर आपसे पूछे कि रिकमेंडेशन किसका था मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी है इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन किसका था, उस समय पर डिप्टी आपके गवर्नर थे जिनका नाम था उर्जित आर पटेल, इनकी एक कमेटी बनाई गई थी। तो आपको याद यहां पर क्या क्या बातें रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी 2016 में बनी है और 45Z भी हमारा इसमें जोड़ा गया है आरबीआई एक्ट 1934 में, क्योंकि इसी के तहत हमारी आरबीआई बनी है। आगे कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या रहेगी वो 6 रहेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, आपका जो सदस्यों की संख्या रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वो 6 रहेगी, क्योंकि हमने बताया इसमें गवर्नमेंट भी इंवॉल्व हो जाती है। इसीलिए 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेंगे, 3 लोग, और 3 ही लोग रहेंगे आरबीआई की तरफ से। सवाल बनता है कि भाई इसमें हेड कौन रहेगा। हमने बता दिया कि 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेंगे और 3 लोग आरबीआई की तरफ से रहेंगे। 3-3 बराबर हो जाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? तो आपको याद रखना है इन्हीं 6 लोगों में भी शामिल है हमारे आरबीआई के गवर्नर। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि बराबरी के वोट हो जाएं, जैसे 3 उधर 3 इधर, दोनों जो है बराबर बराबर के वोट दे रहे हैं, ऐसे केस में कास्टिंग वोट जो होगा वो आरबीआई के गवर्नर के पास होगा, याद रखिएगा। लेकिन सदस्यों की संख्या हमेशा 6 ही रहेगी। अगर हमें कोई रेट बढ़ाना है तो यहां पर वोटिंग करवा ली जाएगी। तब यदि सहमत हैं तो फिर वोटिंग के आधार पर ही, यदि हां तो बढ़ाया जाएगा, यदि ना तो घटाया जाएगा या बराबर रखा जाएगा, जितना है उतना ही रखा जाएगा। ठीक है, आपको हमने बता दिया यहां पर 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये वाले जो लोग हैं यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाले लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेंगे, याद रखिएगा, ये वाले लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जबकि 3 लोग जो रहेंगे वो हमारे आरबीआई की तरफ से रहेंगे। याद रखिएगा इन तीनों में ही शामिल है हमारा गवर्नर आरबीआई का, जिसके पास कास्टिंग वोट होगा कि अगर बराबरी का केस पड़ता है तो इसे कास्टिंग वोट भी दिया जाएगा। ये हमने यहां पर मेंशन करके भी आपको दिखा दिया है। मुझे लगता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित आपके सारे डाउट समाप्त हो चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई ये जो बनती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में फिलहाल आजकल कौन है। तो बारी बारी के से बड़े ध्यान से आप समझिएगा। फिलहाल अगर हम कहें कि भारत सरकार की तरफ से कौन है और आरबीआई की तरफ से कौन है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में पहले जानेंगे आरबीआई की तरफ से, दूसरे नंबर पर जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 3 लोग कौन कौन है?
बात समझ में आ गई है? 6 लोग टोटल हैं। नंबर 1 जान लेते हैं आरबीआई की तरफ से। सबसे पहला नंबर, क्योंकि हमारे फिलहाल की ये गवर्नर हैं, तो शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर हैं आरबीआई। एक तो व्यक्ति ये है। दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, माइकल देव पात्रा। यहां पर हमने पिक्चर लिया है माइकल देव पात्रा। देखिए हमने पिक्चर्स को इस तरीके से सजाया है आपके लिए, तरीके से आपके लिए एनिमेशन बनाया है, जिससे कि आपके दिमाग में जब भी कभी प्रश्न आप करें या एग्जाम देने जाएं तो आपके दिमाग में यही चित्र चल रहे हो, जिससे कि आपको याद आ सके। हमारी कोशिश है कि आपके दिमाग में सेट हो सके वो सब चीजें, इसलिए हम ऐसी मेहनत आपके लिए करते हैं। तो डिप्टी गवर्नर हैं, आप जानते हैं। तीसरे नंबर पर आप याद रखेंगे डॉक्टर मृदुल के सागर। डॉक्टर मृदुल के सागर भी आपके कौन हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई की तरफ से हैं। ये आपके आरबीआई की तरफ से हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 लोग हैं जिनको डाल लेते हैं, समझ लेते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शशांक। डॉक्टर शशांक एक व्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति हैं जो कि महिला है, डॉक्टर अस्मिता। डॉक्टर अस्मिता ये दूसरी कैंडिडेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आती हैं। और तीसरे हैं प्रोफेसर जयंत। याद रखिएगा 3 लोग इनकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जबकि 3 लोग आरबीआई की तरफ से। इनमें अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे शक्तिकांत दास करेंगे, और कास्टिंग वोट भी इन्हीं के पास होगा। मान के चलिए सभी ने बराबर बराबर के वोट दे दिए, 3 इधर से 3 उधर से। अब बराबर बराबर के वोट पर एक बार हमारे आरबीआई के गवर्नर ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन अब कास्टिंग वोट की बारी आती है, तो कास्टिंग वोट आरबीआई के गवर्नर के पास हो। अब सवाल बनता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? तो 2 प्रकार के टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। आपको हमने बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? आरबीआई। और आरबीआई इसमें बहुत सारे टूल्स का प्रयोग करता है। वो टूल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा जो टूल है मौद्रिक नीति में, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव टूल। पहला नंबर हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव टूल। याद समझ में आ गया आपको? क्वांटिटेटिव, इस टूल के माध्यम से क्वांटिटी को घटाया और बढ़ाया जाता है मार्केट में कैश की क्वांटिटी को, इसीलिए इसका नाम है क्वांटिटेटिव टूल। दूसरा जो टूल है उसका नाम है क्वालिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव टूल में क्या है? इसमें क्वांटिटी को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है, इसमें बैंकों को रेगुलेट करने का काम, और जो आप मॉरल, जो इसका जो मॉरल होता है बैंकों का, उसको बढ़ाने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, मैनेजमेंट का काम, ये सब आपका क्वालिटी में आता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। अब सवाल आता है कि क्वांटिटेटिव में हम कौन कौन से टूल पढ़ने वाले हैं, यही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पढ़ेंगे बैंक रेट। नंबर 1 कौन सा पढ़ेंगे? बैंक रेट। दूसरे नंबर का जो पढ़ेंगे वो है रेपो रेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रेपो रेट। तीसरे नंबर का जो पढ़ेंगे उसका नाम है एसएलआर, यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। चौथा कैश रिजर्व रेशियो। और 5वां जो पढ़ेंगे वो एमएसएफ, जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और छठा जो पढ़ेंगे वो रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे। और 7वां जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा एसडीएफ। एसडीएफ का मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सारे टूल्स की मदद से मार्केट से कैश फ्लो को या तो कम किया जाता है या फिर उसमें बढ़ाया जाता है। इन सब के बारे में हम समझ लेंगे कि कम होने से क्या फायदा है या घटाने से उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये सब समझ लेंगे। हमने आपको बता दिया टूल्स के नाम है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, एसडीएफ। अब थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में भी जान लें कि ये टूल कौन कौन से हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आप याद रखिएगा, नंबर 1 हम जानेंगे एमआर, नंबर 2 जानेंगे सबके बारे में आरओसी, सबके बारे में बताएंगे कि ये टूल्स कैसे प्रयोग होते हैं और इनको हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ये एमआर है, ये आरओसी है। क्वांटिटेटिव आपके क्वालिटेटिव टूल्स यहां पर पढ़ेंगे। और फिर ये है सीसीआर, सीआरआर नहीं है, सीसीआर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और डायरेक्ट एक्शन, इन सब के बारे में। एक पॉइंट और है मॉरल, जिसको बोलते हैं मॉरल, हमारा जो हमारे मॉरल सेंटीमेंट्स होते हैं, ये जो बैंकें होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए मॉरल हम जो यूज करेंगे वो आपको समझाएंगे। ठीक है, यहां पर 2 टूल्स आपको याद रखने हैं, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। हमारा ज्यादा जो पाला पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? क्वांटिटेटिव टूल से पड़ेगा। हालांकि इनको भी सब बताएंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं टूल्स की मदद से आपकी जो आरबीआई है वो महंगाई को कंट्रोल करती। ठीक है भाई,
अब प्रश्न बनता है कि भाई इन टूल्स के बारे में क्या पढ़ना है, तो इन्हीं के बारे में बड़ा इत्मीनान के साथ आप पढ़िएगा, इत्मीनान के साथ आप समझिएगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, बहुत ही बारीकी से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, सबके बारे में ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा, और अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो भी आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। हो सकता है पहले आपको डाउट रहा हो, लेकिन अब आपको डेप्थ में बताएंगे बहुत कुछ। तो बैंक रेट को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि एक है बैंक, बैंक रेट बता रहे हैं कि बैंक रेट क्या है, एक है बैंक, क्या भाई? ओके, आप बताइए कि अगर आपको लोन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो आप किसके पास जाते हैं? बैंकों के पास लोन लेने जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर बैंक को रखा है, इधर हमने कुछ 4 लोग रखे हैं, ये 4 लोग हैं, इधर एक बैंक है, ठीक है, और एक हमने लिया है मार्केट, और मार्केट में हमारे पास 2 कार हैं। समझाने के लिए आपको सारी सिचुएशन बताएंगे कि इसके बढ़ने से, इसके घटने से क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन पहले बैंक रेट क्या है ये समझना है। देखिए, ये जितनी भी बातें हम करने वाले हैं, ये एक कमर्शियल बैंक से आरबीआई के बीच का लेन देन होगा, ना कि हमसे बैंकों के बीच का। तो पहली बात तो आपको यह क्लियर हो जानी चाहिए कि जितना भी लेन देन होगा मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, यह बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, इन दोनों बैंकों से, प्राइवेट और सरकारी यानी कमर्शियल बैंक, इन सभी बैंकों का लेन देन होगा आरबीआई से। पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है। अब हम समझते हैं बैंक रेट क्या है। तो यहां पर हमने 4 लोग आपको दिखाए हैं, जो कि आप हमसे में से ही 4 लोग हैं। ये हमने दिखाया एक बैंक, और यहां पर दिखाई है शोरूम में खड़ी हुई हैं 2 कारें, ठीक है भाई, इतनी बात। यहां पर सब मामला शांत है, और आप भी जो हमें आप देख रहे हैं, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसलिए हमें देख रहे हैं क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। अगर आपके अकाउंट में अभी पैसा आ जाए तो आप मोबाइल रखेंगे साइड में, पढ़ाई को रख देंगे साइड में, और आपके दिमाग में तुरंत आएगा मुझे तो एप्पल का फोन लेना था, मुझे तो कार लेनी थी, मुझे तो ये लेना था, वो लेना था। आप मार्केट में चीजें खरीदने निकल जाएंगे। यानी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है तब तक आपकी डिमांड भी नहीं, ठीक है। वैसा ही इन लोगों के साथ में है, ये बेचारे चुपचाप खड़े हुए हैं और अपने घर पर हैं, मार्केट में नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है। ओके, लेकिन इनको एक आइडिया आता है कि भाई ऐसा ना करते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, बारिश पड़ती है, हम कार खरीद लेते हैं जिससे कि हमें इसकी सुविधा मिल सके कि बारिश भी बहुत है और गर्मी भी है, इससे बच सकें, हम कार खरीद लेते हैं। कि भाई ठीक है, कार खरीदते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहां से मिलेगा? चलो बैंक चलते हैं। ये चारों लोग बैंक में आ जाते हैं, क्या लेने? पैसा लेने। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब बैंक जो है वो इनसे पूछेगा कि आपको कितना कितना पैसा चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं कि लोन जो मिलता है वो कैपेबिलिटी के हिसाब से सबको अलग अलग मिलता है, लेकिन यहां पर हम समझना चाहते हैं कि बैंक रेट क्या है। उसके लिए आपको बता रहे हैं कि यहां पर ये सारे लोग मिलकर के बैंक के पास पहुंचे, बैंक से पूछा कि भाई हमें पैसा चाहिए, लोन दे दीजिए। बैंक बोला कितना पैसा चाहिए? कि हमें आप दे दीजिए 1 करोड़। सभी 1-1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। ठीक है साहब, मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि बैंक के पास खुद पैसा नहीं है। जब बैंक के पास खुद पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा अपने सबसे बड़े बैंक के पास, आरबीआई। तो यहां पर हमने लिया आरबीआई। तो ये लोग पहुंचे बैंक के पास, और बैंक के पास पैसा नहीं था तो वो पहुंचा आरबीआई। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि हम बता रहे हैं कि ये पैसा अब आरबीआई से लेने जा रही है बैंक। बैंक में आप इमेजिन कर लीजिए आपका जिसमें अकाउंट है, हो सकता है आपका अकाउंट एसबीआई में हो तो एसबीआई इमेजिन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी में या आईसीआईसीआई बैंक में, किसी प्राइवेट में, तो इसे इमेजिन कर लीजिए। यदि दोनों में तो किसी को भी इमेजिन कर लीजिए। आप इसलिए बता रहे हैं हम, जिससे आप समझ पाए और ये बात आपको बिल्कुल डाउट ना रहे कि भाई हम किसी एक पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आरबीआई के लिए सभी बैंक बराबर होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। तो बहुत से लोग हमने देखा है कि यहां पर इमेजिनेशन में गवर्नमेंट बैंक को ही इमेजिन करते हैं। ऐसा नहीं है, आप चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो दोनों ही पैसा उससे ले सकते हैं। कि भाई अब ये आरबीआई के पास पैसा लेने जाते हैं तो आरबीआई कहता है कितना रुपया चाहिए? तो इन्होंने कहा कि भाई हमको ना 4 करोड़ रुपए चाहिए। तो पूछेगा कि आप वापस कब करोगे?
कि सर हम वापस इसको कर देंगे 6 महीने बाद, ठीक है। यानी इनको जो देगा वो 4 करोड़ रुपए ये आरबीआई देगा, ठीक है। अब 4 करोड़ का फ्री में दे देगा? नहीं ना, नहीं देगा, फ्री में नहीं देगा, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन? आरबीआई। यानी जब वापस ये बैंक करेंगे इसको पैसा, ये बैंक जब वापस करेगा आरबीआई को पैसा, तो 4 करोड़ रुपए वापस करेगा चूंकि लोन दिया है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करेगा। और फिलहाल यह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 6.75% चल रहा है। यानी 4 करोड़ रुपए और इस 4 करोड़ का 6.75% वापस लेगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस लेगा। बात समझ में आई? इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। बात समझिएगा, बैंक रेट कहते हैं किसको? इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो कि आरबीआई के द्वारा बैंकों पर चार्ज किया जा रहा है क्योंकि उसने उसको लोन दिया है। ठीक है साहब, पैसा अब इन लोगों के पास में आ चुका है। समझ में आया? फिलहाल कितना है ये? 6.75% है बैंक रेट। अब ये पैसा जब इनके पास में आया तो इनके पास जैसे ये पैसा आया लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपए, अब ये तुरंत मार्केट में चले जाएंगे और मार्केट में जाकर के जो 2 कार हैं उस शोरूम पर पहुंचेंगे और कहेंगे कि एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कार? तो कॉस्ट जो थी वो मार्केट में इसकी 10 लाख रुपए थी, एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए, लेकिन इनकी जेब में पैसा है ज्यादा, इसीलिए कार है 2, देने वाले हैं 4, चारों के पास में 1-1 करोड़ रुपए हैं। तो ये चारों में से कॉम्पिटिटर समझ करके अपने आप में उससे कहते हैं शोरूम वाले से कि गाड़ी के हम 12 लाख देंगे, लेकिन गाड़ी मुझको ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन होगा चारों में। ऐसे में भाई ये 10 लाख की कार को कितने में खरीदने को तैयार हैं? 12 लाख में। बात समझिएगा ध्यान से, 12 लाख रुपए साहब, लेकिन कार थी कितने की? 10 लाख रुपए की, क्योंकि इनके पास पैसा है। ये उस कार वाले से कह रहे हैं कि भाई हमें चाहे आप 12 की दो, लेकिन कार मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। इसीलिए भाई कार वाला भी ऐसे ही होता है मार्केट में। जब अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा हो और कार हमारे पास 2 ही हैं, तो बताइए पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। एक आदमी 12 लाख हो जाने की वजह से इसमें एक आदमी समझदार है और यह कहता है कि प्लान कैंसिल, जो चीज 10 लाख रुपए की थी मैं उसके लिए 12 लाख क्यों दूं? तो ये वापस हो जाता है, यानी ये कार नहीं खरीदता। अब कॉम्पिटिटर कितने हैं? 3, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसीलिए अब बोली भी ज्यादा लगेगी। अब ये तीनों कहते हैं क्योंकि अब मिलने की संभावना ज्यादा है। आप बताइए अगर एक वैकेंसी है और एग्जाम में बैठने वाले लोग 5 लाख हैं, तो यहां पर आप जो मेहनत करेंगे साइकोलॉजिकल थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरा पता नहीं होगा ही नहीं। लेकिन अगर वैकेंसी 1 है और फॉर्म भरने वाले 2 हैं, तो आपको लगता है ना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आप ज्यादा प्रयत्न करेंगे। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने पर आदमी प्रयास भी ज्यादा करता है। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो आप परसेंट वो देख रहे हैं 3 लोग, ये तीनों में फिर से प्रोबेबिलिटी की वजह से कहते हैं कि नहीं गाड़ी 12 की है, लेकिन हम इसके 15 देंगे, गाड़ी हमको ही चाहिए। ठीक है साहब, ये गाड़ी की रेट जो है वो 15 लाख कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक आदमी समझदार है और ये आदमी कह रहा है कि जो चीज 10 लाख रुपए की थी, माना कि वो 12 की हो गई, मैं तैयार था, लेकिन ये 15 की हो रही है, अब मैं इसको नहीं लूंगा, क्योंकि जो चीज 10 लाख में मिल सकती है वो 15 में मिल रही है, मैं नहीं ले रहा। ये भी कैंसिल हो जाता है। दोनों जाकर के इन कार को दोनों खरीद लेते हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ कि जो मार्केट में चीज थी 10 लाख रुपए की, वो चीज अब 15 लाख की हो गई है। यानी महंगाई बढ़ गई है इन लोगों के पास पैसा आने से। इतनी बात आपको समझ में आई है कि बैंक रेट में क्या होता है? बैंक रेट में होता है कि बैंक रेट, अगर जिस रेट पर बैंक उधार दे रहा है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, उस पर पैसा वापस जब लेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट लेगा और साथ में बैंक रेट लेगा। बैंक रेट कैसे डिसाइड होता है कि बैंक रेट जो होगा वो जब भी कोई लोन लिया जाएगा बैंकों के द्वारा और वो 90 डेज से ज्यादा के लिए लिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोलते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन यहां पर 90 डेज से ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म और 90 डेज से कम यानी शॉर्ट टर्म, ऐसा होता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, जब भी कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से
कोई पैसा उधार लेता है लेकिन यह पैसा 90 दिन से ज्यादा के लिए होता है तो इसे लॉन्ग टर्म लोन या फिर बैंक रेट कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको? महंगाई यहां पर बढ़ा दी गई है, किसके द्वारा? इन लोगों के द्वारा। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे कि इस रेट के बढ़ जाने से क्या होगा और रेट के घट जाने से क्या होगा। यहां पर ये पॉइंट समझेंगे। यहां पर हमने यही आपको दिया है, अप एंड डाउन हो जाने से इसके मार्केट में क्या फर्क पड़े। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि बैंक रेट क्या होता है? एक चार्ज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि कमर्शियल बैंकों पर चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो कि उसे लोन दिया था उसके बदले में ऐसा उसे करना है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं और फिर से आपको इसका इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। मिनट, हाँ, इसको हमने मिटा दिया है। अब ऐसा करते हैं कि यही जो लोन है, यही जो लोन यहां से वो लेने जा रहा था, आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.75%, लेकिन यह रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इसको बढ़ा देते हैं और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर देते हैं 20%। बढ़ा दिया हमने 20। अब आप बताइए कि कोई कमर्शियल बैंक यदि 20% पर कोई पैसा आरबीआई से लेके आता है तो मार्केट में 20 से ज्यादा पर बेचेगा कि कम पर? सिंपल सी लॉजिक की बात है, ज्यादा पर बेचेगा, क्योंकि ज्यादा पर उसे भाई लॉस थोड़ी ना करना है, वो अपना फायदे के लिए तो काम कर ही रहा है। तो भाई वो 20% अगर हो जाता है यानी रेट बढ़ जाता है तो मार्केट में जब वो पैसा लेके आएगा तो 20 से ज्यादा में ही मार्केट में देगा। ठीक है, मार्केट में अगर ज्यादा पर लोन जाएगा, महंगा लोन जाएगा, तो लेने वालों की संख्या कम होगी कि ज्यादा होगी? लेने वालों की संख्या कम होगी, क्योंकि लोन उन्हें बहुत महंगा मिल रहा है। और मार्केट में यदि पैसा लोन के रूप में कम पहुंचेगा, मार्केट में कैश पहुंचेगा ही नहीं, पैसा पहुंचेगा ही नहीं। तो बताइए, जब पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो क्या डिमांड होगी? यानी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर डिमांड कम होगी तो चीजों के रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे? जब भी कभी बैंक रेट को बढ़ाया जाता है उसकी वजह से मार्केट में पैसा कम पहुंच पाता है, यानी कैश फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई कम हो जाती है। बात आपको समझ में आई? क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां पर महंगा आपको आरबीआई से मिल रहा है, तो आरबीआई से महंगा मिलेगा तो मार्केट में भी महंगा जाएगा। और आप कभी भी लोन ऐसा नहीं लेंगे जिसमें कि परसेंटेज या महंगा लोन आपको मिल रहा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। तो महंगाई अगर मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है तो बताइए वो क्या करेगा आरबीआई? बैंक रेट को बढ़ा देगा, जिससे कि कमर्शियल बैंकों के पास महंगा लोन पहुंचे और कम पहुंचे, मार्केट में लोग पैसा कम लेने आए। बात समझ में आ गई? तो रेट के बढ़ जाने से महंगाई कम होगी। अब जान लेते हैं कि डाउन होने से क्या होगा। तो इसी रेट को अब हम कर देते हैं, इसको घटा करके, चूंकि चल कितना रहा है 6.75%, इसको हम घटा देते हैं और इस रेट को हम घटा करके कर देते हैं केवल 2%, केवल 2%। अब देखिएगा क्या होगा। यही कमर्शियल बैंक, चूंकि इनको अब 2% पर मिल रहा है, तो बैंक, सारे बैंक जाएंगे आरबीआई के पास और वहां से पैसा उठा करके ले आएंगे, क्योंकि उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है। अब बताइए, कम पर मिल रहा है तो मार्केट में भी तो कम पर ही बेचेंगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, 2% पर लाए, आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। आपके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि सर हमारे यहां पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, क्या आप लोन लेंगे? आप कहेंगे जरूरत नहीं है। तो आपसे कहेंगे कि सर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, केवल 5%। आप कहेंगे भाई जरूरत नहीं है, कि 4 में ले लो, कि जरूरत नहीं है भाई, कि 3 में ले लो, कि नहीं है यार जरूरत। फिर कहेगा कि ठीक है 2.5 में ले लो। यानी आपको कैसे भी वो लोन देना चाहेगा, क्योंकि उसे 2% में मिल रहा है, 2.5 में अगर आपको दे देता है फिर भी उसे फायदा है। अब आप कहेंगे कि 2.5 में यार ये तो बहुत सही लोन मिल रहा है, क्योंकि अगर किसी सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं तो आपको 3 से 4% का ब्याज मिल जाता है। अगर एफडी में उसमें डाल रहे हैं, एफडी में डाल रहे हैं तो 7 से 8% तक का ब्याज मिल जाता है। आप कहेंगे इतना सस्ता लोन मिल रहा है। तब आपको सस्ता लोन मिलता है, जरूरत न होते हुए भी आप लोन ले लेते हैं, ऐसा ही होता है। अब जरूरत न होते हुए भी आपने लोन लिया, पैसा लिया, इस पैसे का करेंगे क्या? डिमांड क्रिएट करेंगे। और डिमांड क्रिएट का मतलब जिस चीज की जरूरत आपको नहीं थी या थी भी, आपने डिमांड क्रिएट की, और डिमांड जैसे ही ज्यादा होगी
तो मार्केट में लोग दौड़ेंगे और चीजें खरीदने जाएंगे, और मार्केट में चीजें उतनी ही हैं या कम हैं? तो बताइए, पैसा ज्यादा होने से मार्केट में चीजें महंगी होंगी कि नहीं होंगी? तो चीजें वहां पर महंगी हो जाएंगी ना। बात आपको समझ में आई है? देखिए, रेट के कम हो जाने से, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंचेगा, डिमांड ज्यादा होगी, इसीलिए वहां पर महंगाई भी ज्यादा हो जाए। और इस रेट के बढ़ जाने से, बैंक रेट के बढ़ जाने से मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, महंगाई कम होगी। बात आपको समझ में आ गई है? बैंक रेट के बढ़ने से महंगाई कम, बैंक रेट के घट जाने से महंगाई ज्यादा। बात समझ में आ गई? कैश फ्लो बढ़ेगा अगर रेट कम है, तो कैश फ्लो कम होगा अगर रेट ज्यादा है। बात इतनी समझ में आ गई है? थोड़ा सा आपको यहां पर पॉइंट्स बताएं। जैसे पहली बात, 90 डेज से ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म याद रखिएगा, एग्जाम में 90 डेज कम देता है, लॉन्ग टर्म ज्यादा देता है। ठीक है? इसके अलावा कोई भी बैंक यहां से पैसा उधार ले सकता है। फिलहाल जो हमारा बैंक रेट चल रहा है वो 6.75% चल रहा है। आपको चेक करना बताएंगे, लाइव आप कैसे चेक करेंगे, ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कैसे लाइव चेक करके आपको एग्जाम देने या इंटरव्यू देने जाना है। मुझे लगता है कि बैंक रेट यहां पर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा समय देते हैं हम, थोड़ा सोचिए, या फिर हमारे इस लेक्चर को थोड़ी समय के लिए पॉज कर लीजिए और थोड़ा सोच करके ये बताइए, आपके दिमाग में यहां पर कोई डाउट नहीं आ रहा है? एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो क्या? थोड़ा सा सोचिए और बताइए। ठीक है, सोचिए। क्या आपने सोचा? चलिए, आपने जो भी सोचा, अगर आपका इससे मैच करता है तो सोचा है, अगर इससे अलग है तो कमेंट करिएगा। आपके दिमाग में आना चाहिए था, सर एक बात बताइए, यहां पर लेने वाले 4 हैं कार, और कार यहां पर 2 हैं, और बन जाएंगी ना कारें? तो कारें तो और भी तो बन सकती हैं। अरे जब 4 ही लोग हैं, 4 कार और बना दो। लेकिन एक बात बताइए, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था। आप एक बात बताइए, आपने एक बिस्किट की फैक्ट्री खोली है, ठीक है, और वो बिस्किट में, फैक्ट्री में आपने 500 बिस्किट बना दिए हैं, और 500 मार्केट में आपने रख दिए हैं बेचने के लिए, और 500 बिस्किट में से आपके 50 बिस्किट भी नहीं बिके। क्या आप फैक्ट्री में ऑर्डर देंगे कि 5000 बिस्किट और बनाइए, और बनवाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आपके जो पहले थे वही नहीं बिक रहे हैं। डिमांड में सिचुएशन आपको पता है, फिर भी आप अगर ऐसा करते हैं तो बेवकूफ कहलाएंगे। इसी प्रकार यहां पर भी वही सिचुएशन है कि जो 2 कार इतने लंबे समय से रखी हुई हैं और वो बिक नहीं रही हैं, और बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना। तो बताइए, इससे मार्केट में फर्क क्या पड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं बिक रही है, और आप अगर नहीं बिक रही है, जैसे कार नहीं बिक रही है, कार का एग्जांपल हमने लिया है, कार नहीं बिक रही है, एक लंबे समय के बाद जब समय गुजरता रहेगा, कार की डिमांड आ ही नहीं रही है, तो जो कार का मालिक है, जो कार की कंपनी है, वो धीरे धीरे, चूंकि एम्प्लॉय का काम ही नहीं है कुछ, क्योंकि एम्प्लॉय तो तभी काम करेगा ना जब डिमांड आएगी, और डिमांड आ नहीं रही है, तो कंपनी से इन कर्मचारियों को धीरे धीरे निकाला जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। जो सेल्स पर्सन है, जो बेचता है, वो उसका काम ही नहीं है कुछ, चूंकि बिक ही नहीं रहे, तो सेल्स पर्सन को भी निकाल दिया। धीरे 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 अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो तुरंत दिमाग में टेंशन बढ़ जाती है आरबीआई के में, कि वो क्या करे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि उनका घट रहा है। यहां पर जो कार की कंपनी थी, जो मैकेनिक था, जो इस पे काम करते थे, लोहे का टायर वाला काम करता था, वो सब जो है वापस चले गए, क्योंकि काम ही नहीं है। तो होता है। तो भाई, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो आरबीआई अचानक से अपने बैंक रेट में या अपने रेपो रेट में कमी कर देता है, अचानक से। और जैसे ही कमी करेगा, तुरंत बैंकों से लोन के लिए फोन आना शुरू हो जाएगा, और लोन के लिए जैसे ही फोन आएगा, सस्ते लोन मिलेंगे, लोग पैसा लेना शुरू कर देंगे। लोगों के पास जैसे ही पैसा आएगा, लोग मार्केट की तरफ दौड़ेंगे और शोरूम की तरफ भाग करके जाएंगे।
शोरूम की लाइटें जो बंद थीं उनको ऑन कर दिया जाएगा, बाजार चमचमा जाएगा, जिन लोगों को बाहर निकाला गया था नौकरी से उनको फोन किया जाएगा कि वापस आ जाइए, डिमांड चालू है। जो आदमी लोहे का काम कर रहा था, जो टायर का काम कर रहा था, जो मैकेनिक था, जो सेल्स पर्सन था, उनको नौकरी वापस से मिल जाएंगी। इस ऑपरेशन को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आरबीआई अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए और महंगाई को कम या ज्यादा करने के लिए इन मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करती है, मतलब रेट्स में ऊपर नीचे करती है। बात आपको समझ में आई? ओपन मार्केट ऑपरेशन कब किया जाता है? जब सिचुएशन इस प्रकार की, अब चीजें बिकेंगी, दुकान तुरंत चालू हो जाएंगे, शोरूम की लाइटें जल जाएंगी। काम किसकी वजह से हुआ? आरबीआई इन गाड़ियों को बनाएगा नहीं, लेकिन इन गाड़ियों को बनवाने में इस बैंक रेट या रेपो रेट की मदद से थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, डिमांड क्रिएट करवा सकता। बात आपको समझ में आ गई है? ये डाउट आपका आना चाहिए था, जो कि हमने बता दिया है। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट के बारे में हमने समझ लिया है, अब आते हैं रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट क्या होता है। जैसी कंडीशन हमने आपको रेपो उसमें बैंक रेट में बताई है, सेम वही कंडीशन हमारी रेपो रेट में भी होती है, सेम। बस फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पर जो पैसा लिया जाता है, इसको इससे बताते हैं। यहां पर जो पैसा लिया जाता है भाई, वो पैसा आपका 90 डेज से कम के लिए लिया जाता है। याद रखिएगा, ये पैसा 90 डेज से कम के लिए लिया जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये जो पैसा लिया जाता है, ये 90 डेज से कम के लिए लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है भाई? ये कमर्शियल बैंकों के द्वारा लिया जाता है, और इसीलिए इसे हम शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। कैसा होता है? शॉर्ट टर्म होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर कोई काम ऐसा आप कर रहे हैं जो 20 साल में होता है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन अगर आप कहीं पर किसी चौराहे पर खड़े होकर के किसी मित्र का या किसी का इंतजार करते हैं, तो वहां पर यह 20 साल बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा। मींस कहने का मतलब यह है हमारा कि समय समय पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन बदल जाती है। आपके लिए शॉर्ट टर्म कुछ और होगा, किसी के लिए शॉर्ट टर्म कुछ और होता है। यहां पर हम जो बता रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट और रेपो रेट के लिए 90 डेज से कम या 90 डेज से ज्यादा, ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, कम है तो शॉर्ट टर्म। बात आपको समझ में आई? ये इस समय पर जो चल रहा है हमारा वो रेपो रेट, वो इस समय पर है 6.50%। फिलहाल हमारा यही चल रहा है 6.50%। याद रखिएगा, ये हमारा रेपो रेट है। अब प्रश्न बनता है कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, अगर आपसे बताएं कि हमारा पहले जो टूल इस्तेमाल होता था, वो टूल केवल और केवल बैंक रेट इस्तेमाल होता था, लेकिन इस रेपो रेट को सन 2000 में शुरू किया गया। रेपो रेट को कब शुरू किया गया है? सन 2000 में शुरू किया गया है। अब ये इस्तेमाल होने लगा है। पहले बैंक रेट होता था, अब ये होता है। ठीक है, बट एक प्रश्न आप दिमाग में आपके में आना चाहिए, और वो प्रश्न ये है कि जब भी कोई आपके परिवार से बैंक से लोन लेने जाता है, तो क्या बिना कुछ गिरवी रखे पैसा मिल जाता है? तो आपको क्या लगता है कि यह बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ये आरबीआई से जो पैसा लेके आएंगे वो सब ऐसे ही ले आएंगे, कुछ रखना नहीं पड़ेगा? जी हां, यहां पर रखना पड़ता। अब यहां पर क्या रखना पड़ता है? तो सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से पैसा लेते समय आरबीआई के पास एज ए कोलेट्रल रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पर गिरवी रखी जाती है इस रेपो रेट में। तो फिर आपका प्रश्न बनेगा, क्या बैंक रेट में ऐसा नहीं होता? नहीं, बैंक रेट में कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा जाता है। तो फिर कहेंगे कि फिर उसका फायदा क्या है? सब बताएंगे आपको, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फिलहाल क्या यूज हो रहा। पहली बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर गिरवी रखी जाएंगी। अब आपके लिए फिर से एक नया टास्क आ गया है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। पहली बात तो हमने बता दी कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेके जाते हैं उधार, तो उधार लेते टाइम पूछता है बैंक कितने समय के लिए चाहिए,
तो आपने अगर 90 डेज से कम के लिए लिया, 2 दिन से लेकर 90 डेज से कम समय के लिए लिया, तो आपका रेपो रेट कहलाएगा और इस पर ब्याज जो लगेगा वो 6.50% लगेगा। इस समय यही चल रहा है। अगर 90 डेज से ज्यादा समय के लिए लेते हैं तो वहां पर ब्याज लगेगा 6.75%, जो कि अभी यही चल रहा है। ठीक है, अब टास्क आपके लिए है कि गिरवी जो रखना है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भाई गिरवी में ऐसा तो है नहीं कि ब्रांच को गिरवी रख दिया जाएगा या ब्रांच मैनेजर को गिरवी रखा जाएगा। आरबीआई के पास ऐसा नहीं है, यहां पर रखी जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब सवाल है, प्रश्न है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। इसको ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहां से आई। यहां पर ये देखिए एक बैंक है, बैंक फॉर एग्जांपल बहुत से लोग गवर्नमेंट सोच के चलते हैं, हम यहां पर आईसीआईसीआई बैंक ले लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, ये आप हैं, आपने इस बैंक में पैसा जमा किया। फॉर एग्जाम्पल आपने जमा किए 100 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी रकम है। अरे समझाने के लिए बता रहे हैं भाई, 100 रुपए मान लो, अगर आपको लग रहा है तो 100 रुपए थोड़े कम लगेंगे। 1 लाख रुपए मान लो, हमने यहां पर 100 करोड़ रुपए मान लिए हैं, जिससे कि थोड़ा मतलब समझने में अच्छा लगे। 100 करोड़ रुपए इस आईसीआईसीआई बैंक के पास आए। ये क्या करेगा आईसीआईसीआई बैंक? अपने पास तो रखेगा नहीं, इसे उठा करके किसी को दे देगा। यही 100 करोड़ उठा करके इसने किसी को दे दिए। ये क्या है? लोन है। लोन है, ये 100 करोड़ रुपए इसने इसको दे। अब आप जानते हैं कि भाई कभी भी आप पैसा डालते हैं बैंक में तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाता है? 3 से 4%। ठीक है, आप मान लीजिए 4% आपको लोन वापस मिल जाता है, तो आपको जो वापस मिलेगा वो 104 करोड़ मिलेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोन देते हैं यानी लोन लेते हैं तब आपको पैसा जो मिलता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। मतलब बैंक बड़ा होशियार है, जब आपसे पैसा लेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगा, और जब आपको लोन देगा तब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तो ऐसा ही यहां पर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर मान लेते हैं कि वो आपसे 10% का ले रहा है, 10% का, तो आपसे वापस कितना लेगा? 110 करोड़ रुपए वापस लेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, यहां पर 104 वापस दे देता है, 110 करोड़ वापस यहां से लेता है। प्रॉफिट कितना हुआ? 104 उसे दिया, 110 यहां से लिया, इससे हुआ 6 करोड़ का प्रॉफिट। ना तो कहीं गया, ना किसी से कुछ कहा, बस बातचीत हुई, इसकी टोपी इसके सर पहनाई है, बस इसी से पैसा कमा लिया बैंक ने। और बैंक ऐसे ही पैसा कमाते हैं, इसकी टोपी इसके सर पर पहना करके। ठीक है, इसका पैसा था, इसे उठा करके दे दिया और पैसा इसने कमा लिया। 6 करोड़ रुपए इसके पास आ चुके हैं। अब बैंक चुप नहीं बैठेगा, बैंक सोचेगा इस 6 करोड़ को भी मैं कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर दूं इससे पैसा आए। ये 6 करोड़ रुपए ये सोचेगा मैं किसको दूं, तो इसको नजर आता है कि इसको भाई आरबीआई को दे देते हैं ना, तो ये पैसा उठाएगा और आरबीआई को 6 करोड़ रुपए दे देगा। आरबीआई कहेगा ओके ठीक है। अब आरबीआई सोचेगा कि ये जो 6 करोड़ रुपए मेरे पास आए हैं, मैं क्या करूं कि इस 6 करोड़ से कुछ कमा सकूं। ये ढूंढता है, कोई बैंक परेशान तो नहीं है। भी आपको पता है कुछ ही समय पहले यस बैंक एक बड़ा मार्केट में परेशान था, खत्म होने वाला बैंक था, बच गई कंडीशन। तो यस बैंक कह रहा है कि मैं डूब रहा हूं सर, और डूबते समय पर कह रहा है कि बैंक भाई मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो बैंक खत्म हो जाएगा। आरबीआई कहेगा ठीक है, कितना पैसा? तो मान लेते हैं 6 करोड़ रुपए इसने उठा करके इसको दे दिया, और बदले में यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा लेगा। 6 करोड़ के बदले ये ले लेगा, मान लेते हैं 10 करोड़। 6 करोड़ इसने दिए, वापस लिए 10 करोड़। कितना प्रॉफिट? 4 करोड़। इसकी टोपी इसको पहना दी, हो गया काम। ना तो कहीं गया ना कुछ, लेकिन आरबीआई को भी प्रॉफिट हो गया, यहां भी प्रॉफिट हो गया, इसका भी काम बन गया। ऐसा ही होता है मार्केट में, सबको फायदा है। कमर्शियल जो आपके बैंकिंग है, बैंकिंग में सबको फायदा है, देने वाले को भी और जो पैसा दे रहा है उसे भी, सबको फायदा है। अब आरबीआई के पास 4 करोड़ रुपए हैं। आरबीआई सोच रहा है कि मैं अब इस पैसे का क्या करूं भाई, इसको कहां इन्वेस्ट करूं जिससे कि मुझे इस पर अर्निंग आ जाए। तो आरबीआई के सामने एक ही पर्सन समझ में आता है उसे, और वो है हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। हम यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी लाइए पैसे, हमें तो हमेशा डेवलप करना होता है, सड़कें बनानी है, ब्रिज बनाना है, ये वो पता नहीं, हमें तो विकास करना है, हम तो विकास करने के लिए ही है। तो ये पैसा अब उठा करके गवर्नमेंट ले लेती है, चूंकि उसको तो हमेशा पैसे की जरूरत ही होती है। ये पैसा अब पहुंच जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
आरबीआई कहेगा सर आपने जो पैसा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने जो लिया है, कल को आप अगर मोदी जी का एग्जांपल लें तो मोदी जी ने पैसे लिए, तो आरबीआई कहेगा कि सर अगर आप कल को न रहे तो पैसा देगा कौन? तो यहां पर मोदी जी कहेंगे कि देखिए पहली बात कि कोई जो पद है वो पद कभी समाप्त नहीं होता है, उस पद पर बैठने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला समाप्त हो सकता है, यानी मोदी जी मर सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहां इस कुर्सी पर कोई दूसरा, मतलब हम आपको लिख करके देंगे कि मैं यानी भारत सरकार आरबीआई से 4 करोड़ रुपए ले रहे हैं और इतने समय बाद इसे हम इतना पैसा वापस करेंगे। यही लिखित गारंटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती, इसी को हम जीसैक या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। हाँ जी, इसका इंपॉर्टेंस है। आप जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट ने आपसे आके कहा है क्या कि तैयारी करो बेटा, 60 साल तक हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, काम कुछ करो ना करो लेकिन आपको कभी नहीं निकालेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, ये वो आपको कहा क्या? नहीं। लेकिन फिर भी आप भरोसा करते हैं, एक बार सरकारी नौकरी लगी तो फिर बल्ले बल्ले है सब कुछ। लेकिन भाई आप याद रखिएगा, यहां पर तो गवर्नमेंट लिख के दे रही है, तो बताइए कितना ट्रस्ट होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिएगा और हम यहां पर सेल चेंज कर लेते हैं। सेल डाउन हो रहा है इसका, मिनट। जस्ट अ मिनट। जी, आई होप आपको आवाज आ रही होगी और सेल हमने चेंज कर लिया है। यहां पर हमने आपको कुछ बातें जो बताई हैं, ये बताई हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, जीसैक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रोसेस जो हमने आज आपको बताया है, ये 2024 में बताया है। भाई ये प्रोसेस तो अब का नहीं है, बहुत पुराना चल रहा होगा, बहुत पुराना होगा कि नहीं। और इसका मतलब यह जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये आरबीआई के पास, और आरबीआई इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसी को बेच भी सकता है, आईसीआईसीआई बैंक को, यस बैंक को। जैसे परिवारों में सबसे ज्यादा परिवार जो पसंद करते हैं, जो महिलाएं पसंद करती हैं, वो गोल्ड खरीदना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप कहें कि बैंक क्या खरीदना पसंद करते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना पसंद करते हैं। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ये आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से चल रहा है। हर एक बैंक के पास एज ए प्रॉपर्टी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती ही होती है। जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है मतलब उसके पास धन नहीं है, ऐसा मानिए। अब यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब में घूम रही है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तहत भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसा लिया होगा, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी होगी। सबके पास यही चक्र घूमता रहता है और सबके पास ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है ये समझ में आ गया है। इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखा जाता है आरबीआई के पास किसी भी बैंक के द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल जो रखना होता है वो आपको आरबीआई के पास गिरवी रखना है, और शॉर्ट टर्म आपको लोन मिल जाएगा, रेट लगेगा 6.50। अगर आपने मान के चलिए 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, तो आपको इस पर 7 से 8 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, यानी कमर्शियल बैंक को मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कभी पैसा वापस करने का ये बैंक नहीं आ पाया, तो इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच करके, इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच करके आरबीआई अपनी रिकवरी कर ले। तो मॉर्गेज रखना इसमें आवश्यक है। याद रखिएगा रेपो रेट की जो शुरुआत है वो सन 2000 में होती है। लेकिन रेपो रेट के तहत अगर आप पैसा लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने उठाया मुंह के साथ 100 रुपए चाहिए मिल जाएंगे। 100 रुपए कमर्शियल बैंक नहीं लेने जाएंगे या उसने में नहीं मिलेंगे, उन्हें कम से कम इसमें 5 करोड़ रुपए लेने जरूरी हैं। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसकी 5 करोड़ से ज्यादा की है तो कम से कम 5 करोड़ लेने होंगे उसे, अन्यथा अगर 1 करोड़ की जरूरत है तो पैसा नहीं मिलेगा रेपो रेट के तहत। याद रखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है इसमें हम कोलेटरल एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं रेपो रेट में, ऐसा आपने समझ लिया है। अब एक बात और बताइए हमें
5 करोड़ हमने यहां पर बता दिया कि इसमें कम से कम 5 करोड़ लेना होगा। आप पैसा लेके आई, तो मिटा करके आपको बताते हैं। आप पैसा लेकर के आई, तब आप कमर्शियल बैंक है, आपने पैसा लिया, मान लेते हैं आपने 10 करोड़ रुपए लिए, 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी या उससे ज्यादा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने उसको दे दी, ठीक है, आरबीआई को दे दी, यहां पर आरबीआई लिख देते हैं। और यहां पर आपका ये बैंक है, बैंक ने 10 करोड़ लिए, अब वापस जो करेगा वो 10 करोड़ का 6.50% आप परसेंटेज निकालिएगा, इतना पैसा प्लस 6.75% वापस करेगा आरबीआई को। और आरबीआई को पैसे देते टाइम कहेगा कि सर जो मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी के तौर पर रखी थी उन्हें मुझे वापस दे दीजिए। का मतलब यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो बैंक है वो रीपरचेज कर रहा है, रीपरचेज कर रहा है। रीपरचेज क्यों कर रहा है? उसने पहले कभी परचेज की होंगी और अब इसी को गिरवी रखा था और गिरवी के बदले इसने पैसा दे करके वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपरचेज कर रहा है। इसीलिए रेपो रेट का एक और नाम है रीपरचेज रेट, का एक और नाम है रीपरचेज रेट। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, रीपरचेज रेट इसका एक और नाम है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि रीपरचेज रेट नाम है 5 करोड़ मिनिमम। इसके अलावा आप कहेंगे कि कौन कौन पैसा ले सकता है। देखिए, कोई भी बैंक पैसा ले सकता है उधार, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, एनबीएफसी ले सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पैसा उधार ले सकती है, और जो भी आरबीआई का क्लाइंट है, जो भी आरबीआई का क्लाइंट है वो भी आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है, लेकिन वह रेपो रेट पर ही लेगा। अगर आपसे कहें कि गवर्नमेंट क्या बैंक रेट पर नहीं ले सकती, अगर कहें कि क्या एनबीएफसी बैंक रेट पर पैसा ले सकती है, नहीं ले सकती, तो फिर आप कहेंगे कि वहां तो फायदा है, क्योंकि वहां पर तो बैंक रेट में कोलेटरल यानी कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। देखिए, पहली बात कि वह रेट बहुत पुराना है, जब से हमारी आरबीआई काम कर रही है तब से वो रेट चल रहा है, लेकिन ये जो बैंक रेपो रेट है ये 2000 में आया है। अब इस 2000 में कोलेटरल रखना जरूरी है, तो कोई भी बैंक यदि पैसा लेना चाहता है तो रेपो रेट पर ही मिलेगा। तो बैंक रेट का काम क्या रहा? बैंक रेट अब इस समय पीनल रेट लगाने के काम आता है। जैसे उसने कहा कि आपको एसएलआर कोटा मेंटेन करना है, ठीक है, आज एसएलआर कोटा आपने मेंटेन किया नहीं तो आप पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी? 6.75% पीनल रेट, क्योंकि जो बैंक रेट है वही लगेगा, प्लस 3% की आप पर यहां पर वो लगेगी, आपकी फाइन लगेगा। पेनल्टी जो लगेगी वो पीनल रेट्स में काम आता है फिलहाल बैंक रेट। अब मेन टूल जो है वो हमारा रेपो रेट है, ना कि बैंक, ठीक है। बैंक रेट में आप एक और चीज सोचिए, आप अगर 100 रुपए लेने जाते हैं उधार तो आपको ये अंतर कोई पता नहीं चलेगा 100 रुपए पर 6.5% का ब्याज देना है या 6.75% का देना है, दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप 100 अरब पैसे लेने जाएंगे या 100 करोड़ रुपए लेने जाएंगे तब आपको ये 0.25 का फर्क समझ में आएगा, कई करोड़ रुपए में ये फर्क पहुंच सकता है। इसीलिए बैंक ज्यादातर प्रेफरेंस जो देते हैं वो सब रेपो रेट पर ही देते हैं, रेपो रेट पर गिरवी रख करके, क्योंकि हर एक बैंक चाहता है कि वो बाद में दिवालिया ना हो जाए। बैंक वहां पर गिरवी रख करके कम पैसे में पैसा ले आता है, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप भी बताइए, आप पर कुछ गिरवी रखने के लिए है, आपको गिरवी रख करके कोई चीज 5% के ब्याज पर मिलती है और बिना गिरवी के 10% पर, आप भी कहेंगे कि ये चीज तो घर पे रखी है, इसको घर पे क्यों रखना, इसे उठा करके हम गिरवी रख देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ठीक ठाक पर आपको मिल जाएगा। तो यहां बैंक जो प्रेफरेंस देते हैं, एक तो कम समय को देते हैं, इसीलिए उनके पास ऑप्शन बचता है रेपो रेट का, साथ में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है, क्योंकि उसे पैसा तो वापस करना ही है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख करके उसे पैसा वापस करने में भी मदद मिल जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें बैंक, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनबीएफसी और बाकी का कोई भी पैसा क्लाइंट इसका ले सकता है। और रीपरचेज रेट इसे कहा जाता है, 2000 में शुरू हुआ है और 5 करोड़ रुपए कम से कम इसमें ले लें, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, 5 करोड़ की कम से कम है। याद रखिएगा, यहां पर हमने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रेपो रेट, ये आपको दोनों चीजें बता दी, ठीक है। अब अगला टर्म समझते हैं कि भाई अगला क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया है आई होप। के बाद अब हमें अगला समझना है, अगला क्या है, अगला देखते हैं। अब आता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर क्या है इसके बारे में समझते हैं। भाई ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है। एसएलआर क्यों शुरू हुआ, किस वजह से आया, इसके बारे में देखिए। एसएलआर क्या है, देखिए आपको बताएं, ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, कलर चेंज करते हैं, वही वाला कलर आपके लिए लग रहा है,
ये हमारा यहां पर एक बैंक है। आपने क्या किया, बैंक में इस व्यक्ति ने पैसा डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिए इसमें 1 लाख रुपए। 1 लाख। बैंक इस पैसे का क्या करेगा, ये उठा करके इसे दूसरे व्यक्ति को दे देगा। इसने इसको 1 लाख रुपए दे दिया, लेकिन जब आप पैसा डालने गए तो आपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट किसी में भी पैसा डाला। ये पैसा आपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में डाला, लेकिन ये जो पैसा लेके आएगा ये हमेशा लोन कहलाएगा। लोन कहलाएगा। और लोन जो मिलता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है, जैसे 5 साल, 3 साल, 4 साल, 10, जो आप चाहते हैं लोन उतने समय के लिए मिल जाएगा। 5 साल के लिए मान लेते मिलता है। ये पैसा जो आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में डाला है, ये पैसा आप कभी भी बैंक से जाकर के ले सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है। आपने तो डाला 1 लाख रुपए बैंक में, 1 लाख रुपए उसने उठा करके किसी को लोन दे दिया। ये तो करता है, इसकी टोपी इस पर पहनाता है वो बैंक, ऐसे ही करता है, उसने ऐसा ही किया। अब आपका दिमाग हुआ 2 दिन बाद कि यार मैंने 1 लाख जो डाला है मुझे काम पड़ गया है, मैं जाता हूं बैंक से पैसा ले लेता हूं। ये आया और बैंक में आकर के सर मेरा पैसा दे दीजिए जो कल परसों मैंने डाला था 1 लाख रुपए। बैंक बोला अरे तुम्हारा पैसा तो हमने किसी को दे दिया है, अब वो 5 साल बाद वापस करेगा। क्या ऐसा बैंक कर सकता है? अगर बैंक ऐसा कर दे तो क्या होगा, यही व्यक्ति जिसका पैसा इसमें पड़ा है ये 4 लोगों को और बताएगा और 10-20 लोग सारे मिलकर के यहां आएंगे और लोग आएंगे और कहेंगे कि हमारा पैसा जो बैंक में था वो पैसा वापस करिए। ऐसी कंडीशन को, क्योंकि बैंक के पास तो है नहीं पैसा वापस करने को, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बैंक रन। कंडीशन खराब हो सकती है, बैंक समाप्त हो सकता है ऐसी कंडीशन। इसीलिए आपको समझ में आया ना कि ये पैसा यहां आया, यहां से यहां पहुंचा, इससे ले नहीं सकता क्योंकि इसे तो 5 साल के लिए बोला है, इसको वापस करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। बड़ी समस्या बैंक के साथ। तो बैंक रन की कंडीशन ना आ जाए, इसीलिए आरबीआई ने एक रूल बनाया है, सभी का कान पकड़ा है आपको बचाने के लिए। इसको, बैंक को आरबीआई कहता है कि हम आप पर एक रूल लगाते हैं, वो आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है कि आपके पास जितना भी पैसा आएगा उस पैसे का 18%, उस पैसे का 18% आपको अपने ही पास रखना है। 18% अपने ही पास रखना है, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। इन तीनों फॉर्म में आपको बराबर बराबर पैसा रखना है अपने पास। याद रखिएगा, अपने पास की फॉर्म में, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। ये 18% जो होगा ये एनडीटीएल का 18% होगा। अब नया टास्क, कि एनडीटीएल क्या है। देखिए, बैंक के पास 4 तरीके से पैसा आता है। एक है करेंट अकाउंट, एक है सेविंग अकाउंट, एक है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एक है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इन 4 तरीकों से ही पैसा आता है, इसके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है। इन्हीं चारों तरीकों से पैसा गवर्नमेंट, उसके बैंक के पास आता है। इसमें ये जो पैसा है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, आप इस पैसे को जब चाहे तब बैंक से जाकर के निकाल सकते हैं, कोई टाइम लिमिट तो नहीं होती है। तो ये होता है, चूंकि नेट है, दोनों है, इसीलिए नेट डिमांड। ये क्या है आपका? नेट डिमांड। और ये जो पैसा होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप करके आते हैं, एक समय के बाद आप पैसा वापस निकाल सकते हैं। हालांकि पहले निकल जाता है लेकिन पेनल्टी लगती है एफडी तोड़वाने पर या आरडी तोड़वाने। लेकिन हम बता रहे हैं कि आप अगर इस पैसे को जमा करते हैं तो अगर आपने 5 साल की एफडी कराई है तो 5 साल बाद ही तो पैसा निकालेंगे ना, तो ये आपकी बन जाती है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी याद रखिएगा। तो यहां पर हमारा जो बना वो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, यही बना है आपका एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का ही 18% आपको अपने पास रखना है। मतलब आपके पास में अगर 1 लाख रुपए आए तो इसमें से 18,000 रुपए आपको अपने ही पास रखने हैं। 6,000 गोल्ड, 6,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 6,000 आपका कैश। इसी प्रकार आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, सभी का 18% ये डेली आपका काउंट होता है। आपका दिन लगते हैं 2 और रात आपकी 2 और दिन होता है 1 में आपका ये काउंट होता है। डेली बेसिस पर इसको काउंट किया जाएगा, एवरेज आपको इसका रखना होता है। ऐसा हमारी आरबीआई। फायदा क्या है? बैंक रन की कंडीशन से हम लोग बच जाए।
लेकिन यहां पर इंटरव्यू में एक सवाल पूछता है, बड़े स्मार्ट होते हैं इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले। किसी ने पूछ लिया, एसबीआई एसओ का एक इंटरव्यू था, उसमें पूछा क्या आप जानते हैं कासा क्या है? कासा, बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट था वो, बोला कासा, ये तो कभी नहीं सुना कासा क्या है। लेकिन एक्चुअल में वो सवाल पूछ रहा था कासा का मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ये इसी को कासा बोल रहे। अरे यार ये क्या है, कुछ इंटरव्यूअर ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, वो अपनी भाई डेली आप किसी चीज का आप यूज करते हैं तो आप ही तो शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं उसका, भाई उन्होंने बना रखा है तो वो कासा करके इसको पूछ लेते हैं। ये बेहुदा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर से वहां बहस तो आप कर नहीं सकते हैं। कासा पूछे करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है, और राफा पूछे तो राफा आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कासा का पूछा गया है, राफा का नहीं। याद रखिएगा नेट डिमांड, क्योंकि इसकी डिमांड कभी भी जनरेट हो सकती है, और टाइम लायबिलिटी एक समय के बाद ही आप उसे वापस लेने जाएंगे, एक टाइम की लायबिलिटी है बैंक के ऊपर। ठीक है, ये भी आपको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो समझ में आ गया है। याद रखिएगा अपने ही पास, एज फॉर स्टैच्यूटरी एज फॉर सेल्फ, अपने ही पास रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जानते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। यहां पर हमने ये पॉइंट आपको समझा ही दिया है। इसमें ये जो व्यक्ति है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया है ये वही लिया है, एनिमेशन से आपको नहीं बताया। यहां पर ये व्यक्ति जमा करता है, ये व्यक्ति इसको ले जाता है, यही हमने यहां पर समझाया है। जो चीज समझाई है वही यही कि 1 लाख रुपए जमा करता है, ये 1 लाख रुपए ले जाता है। ठीक है, बैंक रन की कंडीशन कहलाती है। बैंक रन की कंडीशन से बचने के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने ऐसा रूल बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं अब सीआरआर। सीआरआर एक और लेयर है सिक्योरिटी की, और ये सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि बैंक जो होता है कमर्शियल, उस कमर्शियल बैंक को अपने पास तो एसएलआर कोटा को 18% रखना है, साथ ही साथ जो पैसा उसके पास आता है उसी पैसे का कुछ परसेंटेज, उसी पैसे का कुछ परसेंटेज कहां रखना होता है, आरबीआई के पास, केवल कैश की फॉर्म में, केवल कैश की फॉर्म में। अच्छा, एसएलआर कोटा के बारे में एक बात और आपको बता दें, वो क्या, एसएलआर कोटा, अगर कहें कि भाई ये आपका शुरू जो हुआ है एसएलआर कोटा, ये बहुत पुराना है, लेकिन कितना पैसा इसमें दिया जाता है, एक मिनट, एसएलआर कोटा जस्ट, हाँ जी, एसएलआर कोटा का अगर बताएं कि इसमें मैक्सिमम कितना पैसा आप रख सकते हैं, यानी मैक्सिमम आरबीआई कितना रूल बना सकती है, मैक्सिमम है 40%। एसएलआर कोटा जो होगा ये 40% से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, और मिनिमम में इसकी कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आरबीआई चाहे तो 2%, 1% या 0 कर सकती है, लेकिन पहले 2007 से पहले ये जो लिमिट थी ये आपकी 25% की लिमिट थी पहले, लेकिन अब इस लिमिट को 2007 में समाप्त कर दिया गया है, और अब इस समय पर मिनिमम लिमिट, इसीलिए तो 18% चल रहा है, 25% की लिमिट को समाप्त करके अब 18% चल रहा है। आप देख रहे हैं मैक्सिमम अगर बढ़ाना है तो 40% और घटाना है तो 0% भी हमारी आरबीआई कर सकती है। बात आपको समझ में आ गई है भाई? इस समय पर हमारा कितना चल रहा है, ये 18% एनडीटीएल का ये चल रहा है। आगे हम अगला पॉइंट जो बता रहे हैं आपको, वो अगला पॉइंट क्या है हमारा, कैश रिजर्व रेशियो, यानी उसी पैसे में से एनडीटीएल का आपको 4.5% आपको एनडीटीएल का रखना होगा। वो कहां रखना होगा, आपको आरबीआई के पास। तो ये फिलहाल हमारा 4.5% चल रहा है, और वो एनडीटीएल का रखना है, एनडीटीएल का कहां पर रखना है, केवल आरबीआई के पास। आप देखिए पहले इन सब चीजों को समझ लीजिए, एक लेक्चर हमारा डेडिकेटेड रहेगा जिसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आप फिलहाल समझ लीजिए, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाद में आप इसको नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम आपको पूरा डेफिनेशन ये सब चीजें आपको मेंशन करा। यहां पर 4.5% चल रहा है फिलहाल, यानी जो पैसा आया उस पैसे में से एनडीटीएल में से, जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास में सेविंग अकाउंट से 25 लाख रुपए, करंट अकाउंट से 25 लाख रुपए, एफडी से 25 और आरडी से भी 25 लाख रुपए आए, टोटल उसके पास आया 1 करोड़ रुपए। इस 1 करोड़ में से 18 लाख रुपए तो उसको रखने होंगे एसएलआर कोटा के तहत अपने ही पास। क्योंकि अपने पास इसलिए रखवा रहा है वो, क्योंकि आपके पास अपना पास रखा हुआ पैसा ज्यादा काम आता है, आपकी अपनी तिजोरी में रखा हुआ पैसा। लेकिन अगर आप किसी को जोड़ने के लिए अपने रिश्तेदार को देते हैं तो वो पैसा इतनी जल्दी काम नहीं आएगा। वही रिश्तेदार यहां पर बैंकों के लिए आरबीआई।
क्योंकि यहां पर 4.5% जो रखना है वो कैश की फॉर्म में, और वो भी आरबीआई में रखना है। तो अगर आपको अर्जेंट जरूरत है तो आप आरबीआई के पास तो जाएंगे नहीं, इसीलिए आपका ज्यादा है, क्योंकि आपकी तिजोरी में ज्यादा पैसा आपके काम आएगा, 18%। और बाकी अगर हम कहें बाकी बचा 4.5 लाख ये रुपए जो रखने हैं, ये आपको कैश की फॉर्म में रखने हैं आरबीआई। सवाल ये है कि आरबीआई क्या इस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा, चूंकि रखेगा। इत्तेफाक अफसोस, यहां पर आरबीआई आपको कोई पैसा नहीं देता है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इस पर, सीआरआर पर। तो ये सीआरआर में पैसा रखा हुआ, बैंक ये मानते हैं कि ये नुकसान है, फायदा नहीं है, चूंकि ना तो वो बढ़ रहा है, क्योंकि पैसे की जो रुपए की वैल्यू है वो हर साल घटती है। यहां पर माना कि जो एसएलआर कोटा में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो बढ़ रही है, कैश है वो घट रहा है, और आपका जो गोल्ड है उसका भी रेट बढ़ रहा है, तो वहां पर उतना नुकसान कैश के पास, और यहां पर बाकी सारा नुकसान हो जाता है कैश में, क्योंकि यहां पर कैश की वैल्यू घट। आप जानते हैं जो चीज आपको 100 रुपए की मिलती है वो अगली साल 107 रुपए की मिलेगी, ऐसा इस समय पर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। ये एक एवरेज होता है, और स्टैंडर्ड भी मानते हैं कि जब आपकी महंगाई 2 से 10% के बीच में बढ़ती है तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहां पर सीआरआर समझ में आ गया है। कैश रिजर्व रेशियो में कैश रखना होगा, लेकिन किसके पास, आरबीआई के पास। ये दूसरी लेयर है आपकी सिक्योरिटी के लिए। एसएलआर कोटा का अगर जो पैसा है, आप अगर बैंक रन की कंडीशन आती है तो उससे निपट जाइए, अगर फिर भी कम पड़ता है तो आरबीआई आपको पैसा दे देगा। अब अगला टर्म है एमएसएफ। एमएसएफ में क्या है आप याद रखिएगा, एमएसएफ जो आपको बता रहे हैं, एमएसएफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, जैसे कोई बैंक है एमएसएफ क्या है, एक कोई बैंक है, ठीक है साहब, ये बैंक है हमारा, ओके। ये बैंक जो है चाहता है कि मुझे भाई पैसा चाहिए, ये बैंक जाता है आरबीआई के पास, आरबीआई से कहता है कि सर हमें पैसे की आवश्यकता है, प्लीज पैसा दे दीजिए। आरबीआई कहेगा ठीक है, आइए गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम तो दे देंगे। तो यहीं पर कहता है बैंक, सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो नहीं है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो बैंक यहां पर पैसा लेगा कैसे, उधार लेगा कैसे। तो इसके लिए आरबीआई कहता है कि देखो आपको जरूरत क्यों है, कि देखो सर अगर आपने पैसा नहीं दिया ना, बैंक कह रहा है कमर्शियल बैंक आरबीआई से, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आरबीआई कह रहा है कि देखो मेरा दायित्व है आपको बचाना, मैं आपकी मदद करूंगा, आपको पैसा जो मिलेगा वो मैं आपको दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइए। ये कहता है सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं हम, आप पैसा दे दीजिए। तो ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है ना, लेकिन एक बात बताओ, एसएलआर कोटा में जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है 18% एनडीटीएल का, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है ना, हाँ सर वो तो रखी है, उसी में से ले आइए, उसी में से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले आइए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होगी वो आप लेके आएंगे कितनी, जस्ट अ मिनट, वो लेके आएंगे 2%। एनडीटीएल की 2% के बराबर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जितना आपके पास है उसका 2% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें ले आइए। उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी लानी है, एसएलआर कोटा वाली। यहां पर कहता है कि सर फिर आप फाइन नहीं लगाएंगे, नहीं फाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी कंडीशन खराब है, बट यहां पर कंडीशन ये है कि ये जो पैसा आपको मिलेगा, आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक से, ये पैसा जो आपको मिलेगा ये कम से कम 1 करोड़ आपको लेना पड़ेगा, तभी पैसा हम यहां पर देंगे। यहां पर मैक्सिमम जो आप लाएंगे वो 2% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाएंगे एनडीटीएल की, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। यानी पैसा अगर आपको कम से कम 1 करोड़ हो और साथ में एनडीटीएल का 2% से ज्यादा ना हो। कंडीशन समझ में आ गई है, इतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन कंडीशन है यह पैसा आपको 24 घंटे के लिए मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए इस पैसे को या इस फैसिलिटी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर ब्रिज लोन कहते हैं, या फिर ओवरनाइट लोन कहते हैं, ओवरनाइट लोन कहते हैं। घबराइएगा मत, अभी आप समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको ये सब रिटन में देंगे, वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी नोट डाउन आपको नहीं करना है, केवल समझना है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी केवल और केवल बैंकों को दी जाती है और किसी को नहीं। इसमें एसएलआर कोटा की रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी अधिकतम 2%, कम से कम 1 करोड़ रुपए बैंकों को पैसा दिया जाता है, लेकिन 1 दिन के लिए। बात आपको समझ में आ गई है। अगला पॉइंट यहां पर समझते हैं, एमएसएफ भी आपको समझ में आ गया है। और अच्छा एमएसएफ ये तो रह गया कि आपको एमएसएफ फिलहाल चल कितना रहा है, तो एमएसएफ फिलहाल हमारा चल रहा है, रेट जो लगेगा वो बैंक रेट वाला ही लगेगा,
फिलहाल हमारा एमएसएफ है 6.75%। जितना बैंक रेट है उतना ही आपका यहां पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, क्योंकि बैंक कहता है देखो आपकी इमरजेंसी में हम पैसा आपको दे रहे हैं, रेट भी ज्यादा ही ले और पैसा एक दिन से ज्यादा के लिए। अगला पॉइंट यहां पर समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट जो है हमारा RRR, रिवर्स रेपो रेट क्या है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए मार्केट में है बहुत ज्यादा कैश फ्लो, मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा है। अब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, इसीलिए महंगाई को कंट्रोल करना है। इस कैश फ्लो को कैसे एब्जॉर्ब करे आरबीआई, इसके लिए एक टूल इस्तेमाल होता है और वो है रिवर्स रेपो रेट। नोटिफिकेशन जारी होगा और इसमें कहा जाएगा कि भैया आपके पास, बैंकों के पास जितना भी पैसा है आप प्लीज हमें दे दीजिए और हमें लोन दे दीजिए, इसके बदले में हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लीजिए। बाकी कमर्शियल बैंक कहते हैं ठीक है सर, हमारा पैसा नहीं जा रहा मार्केट में, या जा भी रहा, हम आप एब्जॉर्ब करना चाहते हैं ना, ठीक है आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दीजिए, हम आपको उतना। यानी यहां पर उल्टा आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों से लोन ले लेता है। दरअसल इसके पास पैसे की कमी नहीं है आरबीआई के पास, बट ये करना क्या चाहता है, ये मार्केट से पैसे को एब्जॉर्ब करना चाहता है। ना बैंकों के पास होगा, ना बैंक किसी को लोन दे पाएंगे, ना लोन दे पाएंगे तो ना किसी के पास पैसा पहुंचेगा, कम पहुंचेगा तो डिमांड क्रिएट कम होगी, महंगाई कंट्रोल रहेगी। इसीलिए क्योंकि उल्टा है, अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कौन, क्योंकि बैंक पैसा किसने लिया है, अब आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों से लिया है एब्जॉर्ब करने के लिए, और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी है, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी है, ठीक है। तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, चूंकि उल्टा अब आरबीआई को बैंकों को देना है, इसीलिए इसका नाम ही है रिवर्स रेपो रेट। उल्टा नाम है रिवर्स रेपो रेट, का नाम क्यों है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है भाई। याद आपको समझ में आ गया है। विपरीत रेपो दर, क्योंकि यहां पर विपरीत अब आरबीआई देगा, लेकिन बदले में क्या देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बैंक पूछते हैं भैया बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 3.35%। वो बोले बहुत कम है, कि हाँ जी हम जब पैसा आपको देंगे तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे, लेकिन आपसे पैसा लेंगे तो यहां पर आपसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे। बैंक बोले ठीक है चलो जैसे ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया है। रिवर्स रेपो रेट में लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है और बैंकों से पैसा उधार ले लेता है। कि बदले में वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसी का नाम है रिवर्स रेपो रेट। ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कुछ और रेट्स के बारे में। एक रेट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, एसडीएफ। अगला है एसडीएफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसडीएफ बहुत एग्जाम में आता है यहां पर। एसडीएफ जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में आप समझ लें एसडीएफ क्या है। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं फिर आपको बता। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए, जब भी कभी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो आरबीआई इसे एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंकों को दे देता है और बैंकों से लोन ले लेता है। के बदले वह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है इसे हम क्या कह रहे थे अभी, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन एक बात सोच करके देखिएगा, आप बताइए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये क्या आरबीआई के पास अनलिमिटेड है? मार्केट में पैसा बहुत है, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होंगी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा है तो ठीक ही है, नहीं है तो क्या करे आरबीआई? आरबीआई की चिंता बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास में 10 करोड़ की है और मार्केट में जो पैसा है, मार्केट में कैश फ्लो वो 50 करोड़ का है, बताइए आरबीआई कितना खरीद पाएगा, कितना लोन ले पाएगा? 10 करोड़ का, बाकी तो नहीं ले पाएगा ना, नहीं ले पाएगा। जस्ट अ मिनट, तो यहां पर जो पैसा है वो आरबीआई नहीं ले पाएगा। अब आरबीआई ने सोचा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसा टूल निकाला इन्होंने और वो टूल है हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। कि इसमें आरबीआई जो है वो पैसा ले भी लेता है लेकिन कहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी। तो कमर्शियल बैंक कहते हैं सर इसका फायदा क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी, फायदा क्या है? फिर वो कहता है फायदा ये है कि हम आपको बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पैसा देंगे, लेकिन यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6.25 देंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर के अगर आप पैसा हमें दे रहे हैं
लेकर के, तो फिर आपको 3.35% देंगे। यहां पर इसने इतना दिमाग लगाया बैंक ने, आरबीआई ने। अब बैंक प्रीफरेंस किसको देता है? इसी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को देता है। ये अभी नया इंट्रोड्यूस किया हुआ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये। इसीलिए बैंकों की सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली जो चीज है वो 6.25% है, और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भरोसा तो है ही। तो यहां पर कमर्शियल बैंक जो पैसा उधार ले रहे हैं वो ज्यादातर एसडीएफ में ही पैसा उधार दे रहे हैं। कमर्शियल बैंक जो है बैंकों को, आरबीआई को दे रहे हैं, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। यानी ये जो टूल है ये मार्केट में टूल इसलिए लाया गया क्योंकि इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अनलिमिटेड उसके पास नहीं होगी, मार्केट से पैसा फिर भी एब्जॉर्ब करना है। मतलब यह है कि पैसा भी एब्जॉर्ब हो गया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं गई, मतलब यहां सांप भी मारा गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये वही है आपका बहुत अच्छा है। इस समय पर बैंक ज्यादातर प्रेफरेंस इसी को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको एसडीएफ भी समझ में आ गया है। अब हम यहां पर सारे रेट्स हमने समझा दिए आपको, जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं। अब आपको बता दें कि हमने अभी समय क्या क्या बातें आपसे की है। वो पहला आपको बताया बैंक रेट, दूसरा हमने बताया रेपो रेट, तीसरा हमने बताया स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, चौथा हमने बताया कैश रिजर्व रेशियो, और पांचवा हमने बताया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, छठा हमने बताया रिवर्स रेपो रेट, और सातवां हमने बताया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सारे रेट्स हमने बताए। लास्ट में हमने बताया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जब कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारी आरबीआई बैंकों को बेचती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है या फिर महंगाई को घटाना या बढ़ाना है, उसके लिए एब्जॉर्ब करना या मार्केट में कैश फ्लो को बढ़ाना, इसके लिए काम करती है। यही हमारा क्या है? यही हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है भाई। यहां पर आपने ये तो समझ ही लिया है। इसके बाद अब यहां पर कुछ बातें और, वो क्या बातें? हमने अगर देखा कि बैंक रेट जो है वो आपका बैंक रेट जो चलता है फिलहाल, बैंक रेट हमारा फिलहाल कितना चल रहा है? 6.75%, रेपो रेट 6.50%, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% एनडीटीएल का। सीआरआर जो चल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो 4.50% चल रहा है। एमएसएफ 6.75% चल रहा है, जितना बैंक रेट है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है फिलहाल। एसडीएफ 6.25% चल रहा है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन का कोई रेट नहीं। भाई यहां पर ये बातें आपने समझ ली हैं। इसीलिए हम एक काम करते हैं, इसमें से ओपन मार्केट ऑपरेशन को हटा देते हैं। अगर हट जाता है तो चलो छोड़ देता है। यहां पर इतने रेट हैं। अब बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका बार बार आपका क्या होता है, बार बार मीटिंग होती है, 4 से 6 मीटिंग होना अनिवार्य है। वो कहते हैं कि ठीक है यार, ऐसे रेट हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो बड़ा ही दिमाग खराब हो जाएगा। कभी बैंक को रेट को बढ़ा रहे हैं, कभी रेपो रेट को घटा रहे हैं। वही डीजे वाला हाल देखा आपने, चश्मा लगा लेता है डीजे, यहां पर भौंपू सा लगा लेता है और उसके बाद ऐसे करता रहता है। ये रेपो रेट, बैंक रेट, लिक्विडिटी, एसएलआर, सीआरआर, ऐसे करके उसका भी हाल हो जाएगा, किसको बढ़ाएं किसको घटाएं, ये करना पड़ेगा। बैंक दिमाग खराब हो जाता है आरबीआई का। आरबीआई सोचता है हमें बीच का रास्ता निकालना होगा। इनमें से पेचकस से एक को टाइट करेंगे, एक टाइट करेंगे तो बाकी के सारे ऑटोमेटिक टाइट हो जाएं, बाकी के ऑटोमेटिक टाइट हो जाएं। तो इनमें से आप सोचिए आपको कौन सा रेट ऐसा लगता है जिसका केवल उसी का पेच टाइट होता है तो बाकी के सारे रेट्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते, उसका कम करते हैं तो बाकी के रेट कम हो जाते, उसका कम करेंगे तो बाकी, यानी वो उसी पर कनेक्टेड है सारी। तो इसमें एक मेजर रेट है। बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जब चेंज करता है तो केवल उसी में चेंज करता है, बाकी सभी में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसमें जो रेट है उसका नाम है रेपो रेट। क्या नाम है उसका? रेपो रेट। रेपो रेट में थोड़ा सा बढ़ाएगा, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएगा और इसको कर देगा 6.55। जैसे ही 55 किया तो बाकी एसएलआर 18.5, सीआरआर 4.55, सब 5-5 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएंगे। सवाल आया बेसिस पॉइंट क्या है? अभी बताएंगे बेसिस पॉइंट क्या है। तो यहां पर रेपो रेट वो रेट है जिस पर ध्यान दिया जाता है। बैंक टेंशन नहीं लेना चाहता, बस इसको टाइट करता है, थोड़ा सा इसको लूज करेगा, ये कम हो जाएगा, बाकी सारे कम हो जाएंगे। इसीलिए मेन रेट यही है, पॉलिसी इसी पर बनती है, इसीलिए इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, रीपर्चेज रेट, पॉलिसी रेट और ये रेपो रेट, 3 नाम है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसी को बढ़ाया जाएगा और बेसिस पॉइंट में बढ़ाया जाएगा। 1% बराबर बेसिस पॉइंट होते हैं 100 बेसिस पॉइंट। अखबारों में जब न्यूज आती है तो उसमें कहता है कि रेपो रेट हमारे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए या 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए, ऐसे कहता है। तो बेसिस पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए फिलहाल 6.75% रेप ये चल रहा है, 6.50% रेपो रेट चल रहा है। अब आपको खबर मिलती है कि इस समय पर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 7.50% इस समय रेट हो गया, यानी 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1% की बढ़ोतरी। अगर कहता है कि 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं तो मतलब यहां पर 6.50 है तो हो जाएगा 6.55%। अगर घटा दिए गए, मान लो कह रहा है कि 10 बेसिस पॉइंट की घटोतरी की गई है यानी घटाया गया है, तो आपको क्या समझना है, 10 यानी 6.40% हो गया। सिंपल, सारे रेट्स में ऐसे ही चेंज होता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट है तो आधा % यानी 50.50 बढ़ेगा। अगर 200 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए मतलब 2% बढ़ा। ऐसे ही आता है आपका एग्जाम में भी, ऐसे ही आपसे इंटरव्यू में और ऐसे ही आपके अखबार में आता, ठीक है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि यहां पर जो टाइट करेगा सारे टाइट होंगे, लेकिन एक रेट ऐसा है जो टाइट नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। सोचिए आपके अनुसार वो रेट कौन सा हो सकता है। तो आपके अनुसार जो भी रेट है, बट आपको बताएं एक्चुअल आंसर है उसका, वो रेट कौन सा है, वो है रिवर्स रेपो रेट। वो क्यों, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि भैया हम उन सभी रेटों को बढ़ा रहे हैं, जब आपको लोन देंगे तो आपसे पैसा कितना लेंगे उनको बढ़ा रहे हैं। हमने कब कहा जो आपसे लेंगे उस पर भी रेट बढ़ा करके देंगे, हमने तो नहीं कहा ना। इसीलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा फिक्स रहता है, ये जब चेंज करना होगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए इसको हम फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, FRRR भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा गया था एक बार सवाल, ज्यादातर लोगों ने गलत किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रिवर्स रेपो रेट पढ़ा है। यहां पर बैंक कहता है कि हम उन रेट्स को बढ़ा रहे हैं जो आपको दे रहे हैं, हमने कब कहा कि हम उनको भी घटा रहे हैं। तो यहां पर भाई हमने आपको ये समझा दिया है। माफी चाहेंगे, यहां पर लाइट जाने की वजह से कुछ चीजें आप डिस्टर्ब हुई हैं भाई, यहां पर आपने समझ लिया है। और अगर एक जस्ट अ मिनट, यहां पर आपने सारे रेट समझ लिए हैं, और बैंक रेट, रेपो रेट, SLR, CRR, MSF, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये आपने सभी समझ लिए हैं। मुझे लगता है कि यहां आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर कर देंगे। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी हमारा लेक्चर यहां डिस्टर्ब हुआ है, अगले लेक्चर में आपको सारी बातें आगे और समझाएंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे। तो अभी फिलहाल आप मैनेज कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और भाई यहां पर हमने आपको सारी चीजें समझाई दी हैं। कोई डाउट, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो पूछिएगा, हम क्वेश्चन आपको जरूर करेंगे, आपसे जवाब जरूर देंगे। भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरीके की आपको लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि करंट अफेयर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में मिलते रहेंगे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी लेक्चर में हमने कोशिश की है कि आपको क्वांटिटेटिव टूल समझा सके, हमने समझाने की कोशिश की है। अगले लेक्चर में हम आगे के कुछ प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके बाद फिर आपके क्वांटिटेटिव के बाद क्वालिटेटिव टूल्स को भी समझेंगे, और आपको पूरी बातें यहां पर लिखवा भी देंगे। आपको अभी नोट नहीं करना था, अभी समझना, ठीक है। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।